अस्सलाम वालेकुम। अभी शुरू हुई है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से हमने इसको लीड किया था नमाज से पहले। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इनफाइनाइट लैंग्वेज है और उसके लिए इनफाइनाइट लैंग्वेज है और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहे हैं। एक स्ट्रिंग देंगे इनपुट से, ये डिसीजन लेके बताएगा कि ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं करता। आइडिया हुआ कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या करने की कोशिश करेंगे आगे। एक लैंग्वेज होगी आपको गिवन, उस लैंग्वेज के लिए आप एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे। एक लैंग्वेज होगी आपको गिवन और उस लैंग्वेज के लिए आप एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे। उस फाइनाइट ऑटोमेटा को जब बना लेंगे तो डिफरेंट स्ट्रिंग उस लैंग्वेज के फाइनाइट ऑटोमेटा पे आप इनपुट देंगे। ये फाइनाइट ऑटोमेटा डिसीजन लेके बताएगा कि ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं करता। ये मेंबरशिप प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि ये डिफरेंट लैंग्वेजेस का मतलब है डिफरेंट पैटर्न्स। डिफरेंट लैंग्वेजेस का मतलब क्या है, डिफरेंट पैटर्न्स। लाइक वो तमाम वर्ड्स जिसमें दो वॉवेल आते हो, आपको मुझे ढूंढ के बताना है। तो अब लैंग्वेज क्या हो गई, लैंग्वेज क्या हो गई, वो तमाम वर्ड्स जिसमें दो वॉवेल आते हो। उसका आपने एक ऑटोमेटा बनाया, आप डिफरेंट वर्ड जिसको आप इनपुट देंगे, हर वर्ड के साथ टैग लगेगा कि वो वर्ड इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं करता। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कोर्स आउटलाइन, कि हम इस कोर्स में पढ़ने की कोशिश क्या करेंगे। अभी तो हम फाइनाइट ऑटोमेटा उसके बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब हम जो इस कोर्स में करने की कोशिश करेंगे वो है क्या चीज, कि आपकी कोर्स आउटलाइन। तो जरा एक चीज पहले देख लेते हैं, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी डायग्राम है वो मैं बनाऊंगा अभी, तो उसको होपफुली आपको समझ में भी आएगी। पहले एक रिलेशन समझ लें। लेकिन एक लैंग्वेज है, ये जो मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा लिखा था, इनके दरमियान में रिलेशन क्या है कि फाइनाइट ऑटोमेटा लैंग्वेज को एक्सेप्ट करके बताता है। एक्सेप्ट करके बताता है कि ये लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। मतलब एक्सेप्टर है, आंसर यस आएगा या नो आएगा। लैंग्वेज है, उसके लिए फाइनल ऑटोमेटा है एक्सेप्टर, के आंसर आएगा यस या आंसर आएगा नो। अब ये जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं इनकी कैटेगरीज है। अभी जो आपने लैंग्वेजेस पढ़ी है वो जर्नल लैंग्वेजेस की, मतलब इनफाइनाइट होगी या फाइनाइट, इसकी भी डिफरेंट कैटेगरीज है। एक लिंग्विस्टिक के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था चॉम्स्की। मैं मिटा दूंगा, मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, CHOMSKY, चॉम्स्की। चॉम्स्की जो थे वो लिंग्विस्टिक के साइंटिस्ट थे, उन्होंने हायरार्की बनाई थी। हायरार्की क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या है और इस कोर्स में आप पढ़ने की कोशिश क्या करेंगे। तो सबसे पहली लैंग्वेज जो है उसका नाम है रेगुलर लैंग्वेज। पहले ये हायरार्की बनने दीजिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। रेगुलर लैंग्वेज पहली कैटेगरी है लैंग्वेज की, रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, अगेन इट्स टू अर्ली कि मैं आपको इसका कंपैरिजन बता सकूं, लेकिन ये लैंग्वेज की एक कैटेगरी है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रेगुलर लैंग्वेज। अभी जब ये सारी चीजें मैं लिख दूंगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रेगुलर लैंग्वेज, RL स्टैंड्स फॉर रेगुलर लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है रेगुलर लैंग्वेज, उसको जनरेट करवाने के लिए एक ग्रामर यूज होती है, जिस ग्रामर का नाम है रेगुलर ग्रामर। एक ग्रामर यूज होती है जिस ग्रामर का नाम है रेगुलर ग्रामर। लैंग्वेज है रेगुलर लैंग्वेज, उसको जनरेट करवाने के लिए एक ग्रामर यूज होती है जिस ग्रामर का नाम है रेगुलर ग्रामर। ये आपके कोर्स के टॉपिक हैं, तो मैं उसको एक हायरार्की के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डायग्राम किसी भी तरह की हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। रेगुलर ग्रामर क्या है, जो रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करती है। रेगुलर ग्रामर क्या है, जो रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करती है। अगर मैं इसको मिटा के इरेज कर दूं तो RL स्टैंड्स फॉर रेगुलर लैंग्वेज। ये लैंग्वेज की एक कैटेगरी है।
एंड RG स्टैंड्स फॉर रेगुलर ग्रामर। इस लाइक मैं आपको कोर्स आउटलाइन दिखा रहा हूँ, जो आपकी कोर्स आउटलाइन होती है जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स लिखे होते हैं, उसको मैं आपको डायग्राम के जरिए समझा रहा हूँ। रेगुलर ग्रामर लैंग्वेज क्या है जिस पर हम काम कर रहे हैं, रेगुलर ग्रामर क्या है जो कि रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करती है। तो जनरेटर हो गया ये इसको जनरेट कर रहा है तो इसका जनरेटर हो गया, इसको जनरेट करेगा ये रेगुलर लैंग्वेज को। जिस तरीके से रेगुलर लैंग्वेज का जनरेटर है, इसी तरीके से रेगुलर लैंग्वेज का एक एक्सेप्टर भी होता है जो ये बताता है कि रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। आई मीन कि ये लैंग्वेज रेगुलर इस कैटेगरी से बिलोंग करती है या नहीं करती। इसको कहलाते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, जो भी आपने जस्ट ब्रेक से पहले देखा था। तो इसको अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें, व्हाट इज दिस? दिस इज जनरेटर जो कि रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करता है। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सेप्टर जो कि एक्सेप्ट करके बताता है फाइनाइट ऑटोमेटा कि रेगुलर लैंग्वेज इस क्लास से बिलोंग करती है या नहीं करती। इज इट क्लियर? FA स्टैंड्स फॉर फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा। FA स्टैंड्स फॉर फाइनाइट ऑटोमेटा। ये बात समझ में आई? व्हाट इज दिस? रेगुलर लैंग्वेज। इसका जनरेटर कौन है? रेगुलर ग्रामर। इसको एक्सेप्ट कौन करता है? फाइनाइट ऑटोमेटा। ये तीन चीजें समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, इस डायग्राम को कंप्लीट हो गए तो फिर देखते हैं कि भाई क्या हम इसमें करने की कोशिश करेंगे। अगर एक लैंग्वेज रेगुलर ना हो तो इससे एक ऊपर की भी क्लास होती है जो कि कहलाती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। क्या कहलाती है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ये नाम बिल्कुल आपके लिए न्यू है तो मैं इनकी डेफिनेशन भी आपको नहीं बता रहा, लेकिन जस्ट मैं इनकी फुल फॉर्म बता रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, CFL स्टैंड्स फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री। जब मैं आपको रेगुलर बताऊंगा तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री बताऊंगा। ये लैंग्वेज कहलाती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ये लैंग्वेज कहलाती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। जस्ट लाइक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कि जिस तरीके से रेगुलर लैंग्वेज का एक जनरेटर था रेगुलर ग्रामर, इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को भी जनरेट करने के लिए एक ग्रामर यूज होती है जो कि कहलाती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अगेन रिपीट कर रहा हूं, रेगुलर लैंग्वेज के लिए जो एक्सेप्ट जनरेटर है वो रेगुलर ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए जो जनरेटर है वो कौन है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। बिल्कुल उसी की तरह का रिलेशन है कि जिस तरीके से, तो सेम हेयर समथिंग इधर भी होनी चाहिए जो उसको एक्सेप्ट करे। जिस तरीके से इसका जनरेटर है, जिस तरीके से इसका एक्सेप्टर भी होना चाहिए। उस एक्सेप्टर का भी बड़ा यूनिक सा नेम है, उसका नेम है PDA। PDA, PDA स्टैंड्स फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा, PDA स्टैंड्स फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा। तो जिस तरीके से आपके पास रेगुलर लैंग्वेज का जनरेटर है वो है रेगुलर ग्रामर, और रेगुलर लैंग्वेज का एक्सेप्टर है फाइनाइट ऑटोमेटा। इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का आपके पास जनरेटर है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का एक्सेप्टर है आपके पास PDA। ये दो कैटेगरी है, ये आपको इस कोर्स में आगे जाके पढ़ना है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे रेगुलर लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा, फिर आप पढ़ेंगे PDA कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब इसकी एक तीसरी और चौथी क्लास भी है बेटा। अगेन इट्स टू अर्ली। कॉन्टेक्स्ट फ्री से मुराद ये होता है कि मतलब पूरे सेंटेंस को हम चेक करते हैं। अगेन जब तक मैं आपको रेगुलर नहीं बता सकता मैं आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं बता सकता, तो इट्स टू अर्ली। अच्छा, अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं होती तो एक थर्ड क्लास होती है जो कि कहलाती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, जिस तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री का उसी तरीके से एक क्लास है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। सेंसिटिव, CS स्टैंड फॉर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव।
अब अगेन इसका भी कोई ना कोई जनरेटर होगा, तो उसका नाम भी बिल्कुल इसकी तरह ही है, वो कहलाता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। और जिस तरीके से इसका जनरेटर है, इसी तरीके से इसका एक एक्सेप्टर भी होता है, वो कहलाता है लीनियरली बाउंडेड ऑटोमेटा, LBA, लीनियरली बाउंडेड ऑटोमेटा, लीनियरली बाउंडेड ऑटोमेटा। इस तरफ की जो क्लास है वो जनरेटर है, इस तरफ की जो ये डायग्राम बन रही है ये क्या है, लैंग्वेजेस, और इस तरफ जो मैं बना रहा हूँ वो क्या है मेरे पास, एक्सेप्टर। किसी भी लैंग्वेज को जनरेट करवाएंगे इनकी मदद से और एक्सेप्ट करवाएंगे इनकी मदद से, अदर कि वो वहां से बिलोंग करता है या नहीं करता। इसकी भी डायग्राम हम बना लेते हैं, ठीक है। बोर्ड पे जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा लॉजिकल हम डायग्राम बना सकें कि आपकी समझ में आए। एक आखिरी क्लास है जो कहलाती है रिकर्सिव RE, रिकर्सिव इनुमरेबल सेट्स। ये एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसके अंदर तमाम कैटेगरीज आ सकती हैं। अभी मैं इसका कंपैरिजन बताऊंगा। रिकर्सिव इनुमरेबल सेट्स, रिकर्सिव इनुमरेबल सेट्स, हाँ मैं अभी बताता हूँ, उस पर आते हैं। CS कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, रिकर्सिव इनुमरेबल सेट्स, रिकर्सिव इनुमरेबल सेट्स। अच्छा जी, इसको बनाने के लिए भी एक ग्रामर यूज की जाती है, जिस ग्रामर का नाम होता है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, UR, LBA, लीनियरली बाउंडेड ऑटोमेटा, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। और ये जो मैं आखिरी चीज बनाऊंगा इससे तो आप सब फेमिलियर होंगे, इंटरसेक्ट क्यों कर रहे हैं अभी बताता हूँ मैं आपको। मेरे पास जगह नहीं है इसके इंटरसेक्ट कर। एक आखिरी चीज होती है वो कहलाती है ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन, ये तो आप सबने नाम सुना होगा, ट्यूरिंग मशीन। TM, TM स्टैंड्स फॉर ट्यूरिंग मशीन। अब जरा इनका रिलेशन बता देते हैं जी। ये सारी लैंग्वेजेस हैं बेटा, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, ये सब उसके जनरेटर हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस को जनरेट करते हैं, और ये तमाम जो हैं उसके एक्सेप्टर हैं। हाँ मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, ठीक है। अब आते हैं जरा इसका कंपैरिजन कर लेते हैं बेटा, गौर से सुनिएगा जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ। रेगुलर लैंग्वेज रेगुलर ग्रामर जनरेट कर रही है और उसको एक्सेप्ट कौन करवा रहा है, फाइनाइट ऑटोमेटा। जो काम फाइनाइट ऑटोमेटा कर सकता है वो काम पीडीए भी कर सकता है। जो काम फाइनाइट ऑटोमेटा कर सकता है वही काम पीडीए भी कर सकता है। ये बात समझ में आई? जो काम फाइनाइट ऑटोमेटा कर सकता है वही काम पीडीए भी कर सकता है। ये बात समझ में आई? जो काम फाइनाइट ऑटोमेटा कर सकता है वही काम पीडीए भी कर सकता है। अब मुझे बताइए फाइनाइट ऑटोमेटा का काम क्या था डायग्राम में? नहीं, ये एक्सेप्टर नहीं है। मैं आपको रिलेशन बताता हूँ कि डायग्राम किसी ऐसे ही डिजाइन से नहीं बनाई, इसमें भी लॉजिक है डायग्राम के बनाने में। फाइनाइट ऑटोमेटा का काम क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा का काम क्या है कि वो रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। फाइनाइट ऑटोमेटा का काम क्या है कि वो रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, सही है। फाइनाइट ऑटोमेटा का काम क्या है कि वो रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, तो पीडीए भी रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि पीडीए फाइनाइट ऑटोमेटा से एक अपर क्लास है। सही, फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, तो पीडीए भी रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि फर्ज कीजिए कि हम दो दोस्त हैं और हमें खाना खाने जाना है। हमारे पास बाइक भी है और हमारे पास कार भी है।
ये ऑप्शन हटा दें। हम दो दोस्त बाइक पे जा सकते हैं, हम यहाँ हैं, हम रेगुलर लैंग्वेज है, हम बाइक पे जा सकते हैं। बाइक कौन है? फाइनाइट ऑटोमेटा। तो जब एक काम बाइक कर सकती है, पैसेंजर से मुराद मेरी है, एक काम बाइक कर सकती है पैसेंजर, तो वही काम कार भी कर सकती है, ऐसा है। रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कौन कर सकता है? फाइनाइट ऑटोमेटा। दो लोगों को एक्सेप्ट कौन से कर सकती है? बाइक। वो डिपेंड करता है ना, मैं भी आप पे ला रहा हूँ, मैं इस कॉन्सेप्ट पे ला रहा हूँ बेटा। मैं जो सिर्फ जितना समझा रहा हूँ उस पर रहिएगा, फिर मैं आगे लेके जाऊंगा आपको। तो जो दो लोगों को एक्सेप्ट कर, मतलब रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है फाइनाइट ऑटोमेटा, तो पीडीए भी रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर हो गई ये बात? आते हैं, सही है। अभी सिर्फ एक्सेप्ट की बात कर रहा हूँ बेटा, और कोई बात नहीं कर रहा। अब आ जाते हैं वापस। पोस्टर, लीनियरली बाउंडेड ऑटोमेटा। इसका मतलब है कोस्टर में भी दो लोग जा सकते हैं। लीनियरली बाउंडेड ऑटोमेटा को मैं क्या कह रहा हूँ? कोस्टर, उसमें भी दो लोग जा सकते हैं, जा सकते हैं ना, बिल्कुल। अब आ जाए आखिरी चीज, बस। बस कौन है? ट्यूरिंग मशीन। तो बस में भी दो लोग जा सकते हैं। अच्छा जी, वापस आते हैं। आपने बाइक क्यों प्रेफर की दो लोगों के लिए? दो लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेहतर चीज कौन सी है? बाइक, कार, कोस्टर, बस। बाइक सबसे, मतलब आप ये बोलेंगे सर कॉम्प्लेक्स नहीं है, जल्दी भी पहुंच जाएंगे, दो लोग तो हैं, ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। तो इसीलिए रेगुलर लैंग्वेज अगर है तो आप उसे फाइनाइट ऑटोमेटा से ही एक्सेप्ट करवाते हैं। आप उसके लिए मुश्किल चीजें नहीं बनाते, कि जैसे जैसे ऊपर जा रही है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। क्लियर? कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना आसान है, फिर उससे ज्यादा मुश्किल पीडीए, फिर उससे मुश्किल एलबीए, फिर उससे ज्यादा मुश्किल क्या है? टीएम है। टीएम से सारे काम हो सकते हैं, लाइक बस से 50 लोग आ सकते हैं भाई, लेकिन हम दो लोगों के लिए बाइक यूज करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? ये पॉइंट समझ में आ गया? तो लेस कॉम्प्लेक्स कौन है? फाइनाइट ऑटोमेटा। अब आ जाते हैं, आपके पास दो लोग नहीं है, पांच लोग हैं, चार लोग हैं, ठीक है। तो आपके पास बाइक का ऑप्शन तो खत्म हो गया। चार लोग कौन है? सीएफएल, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इज इट क्लियर? चार लोग कौन है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के बाद फाइनाइट ऑटोमेटा का ऑप्शन तो खत्म हो गया। तो फाइनाइट ऑटोमेटा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लियर हो गई बात? सही है, समझ में आ गई मेरी बात? फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन कोस्टर कर सकती है, बस कर, मतलब एलबीए कर सकता है, और टीरिंग मशीन कर सकता है। क्लियर हो गई बात? अब चार को हटा दें, 10 लोग आ गए। बेटा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसको पीडी एक्सेप्ट करेगा, या एलबीए करेगा, या टीरिंग करेगा। अब चार लोगों को हटा दें, आप 10 कर दें, तो अब आपके पास से कार का ऑप्शन भी खत्म हो गया। सही है ना भाई? क्यों? क्योंकि 10 लोग कार में नहीं आ सकते, मतलब कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है तो पीडीए से एक्सेप्ट नहीं हो सकती, ना फाइनाइट ऑटोमेटा से हो सकती है, तो एलबीए से होगी या टीरिंग मशीन से होगी। क्लियर हो गई बात? तो ये रिलेशन इस तरीके से समझ में आ जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर? एक आखिरी चीज मुझे बताइएगा जरा, मेरी हेल्प कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आ गया। एक्सेप्टर, एक्सेप्टर वाला कॉन्सेप्ट अलग है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। अगर रेगुलर ग्रामर है तो रेगुलर लैंग्वेज बनेगी। रेगुलर ग्रामर से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं बन सकती। रेगुलर ग्रामर से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं बन सकती। मैं बताता हूँ, तो रेगुलर ग्रामर से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं बन सकती। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से रेगुलर लैंग्वेज बन सकती है। क्लियर? एग्जाम्पल अभी नहीं दे सकते बेटा इसकी, एग्जाम्पल अभी नहीं दे सकते, ठीक है।
अभी नहीं दे सकते, इसकी एग्जाम्पल नहीं दे सकते। एक्सेप्टर वाला केस नहीं है, जनरेटर वाला है। तो जनरेट करवाने के लिए तो आपको लैंग्वेजेस बतानी पड़ेंगी मुझे और उसका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अभी पॉसिबल नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से रेगुलर लैंग्वेज बन सकती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इसका मतलब है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर से ये चारों लैंग्वेजेस बन सकती हैं, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर से ये तीनों लैंग्वेजेस बन सकती हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से दोनों, और रेगुलर ग्रामर से सिर्फ रेगुलर लैंग्वेज बन सकती है। क्लियर हो गई बात? तो ये रिलेशन याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से अगर तुम रेगुलर लैंग्वेज बनाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल है एज कम्पेयर टू व्हाट, रेगुलर ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से रेगुलर लैंग्वेज बनाने में मसला नहीं है, लेकिन एज कंपैरेटिवली अगर आप बात करें तो रेगुलर ग्रामर से आराम से बन सकता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से थोड़ा मुश्किल बनता है। ये बात भी समझ में आ गई? अब सिर्फ इस डायग्राम को गौर से देखिए, मुझे बताइए क्या मेरी ये स्टेटमेंट गलत है या सही है कि अगर रेगुलर लैंग्वेज है कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज रेगुलर भी होती है? क्या स्टेटमेंट थी मेरी बेटा? जी जमील कायनात, क्या स्टेटमेंट थी मेरी? हर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज रेगुलर होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? गलत हो गई। अब गलत हो गई, पहले सही थी। नबिया कह रही है सही है, सही है। मेरी स्टेटमेंट क्या थी? हर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज रेगुलर होती है। अभी देखें आप सब बोलेंगे गलत होती है, कैसे? हर सिंध में रहने वाला बंदा कराची में रहता है। हर सिंध में रहने वाला बंदा कराची में रहता है? नबिया रहती होंगी, नहीं है ना? तो हर सिंध में रहने वाला बंदा कराची में कैसे रह सकता है? हर सिंध में रहने वाला बंदा कराची में कैसे रह सकता है? मैं जो बात कह रहा हूँ ना सिर्फ उसको समझने की कोशिश कीजिए। हर सिंध में रहने वाला बंदा कराची में रहता है। हर सिंध में रहने वाला बंदा कराची में रहता है। गलत बात हो गई ना? आप देखें तो मेरे, मैं जो मार्कर रख रहा हूँ, हर सिंध में रहने वाला बंदा कराची में रहता है, गलत बात हो गई। लेकिन कराची में रहने वाला बंदा सिंध में भी रहता है। क्लियर हो गई बात? तो ये तमाम चीजें थोड़ा सा मैं एमसीक्यूज वगैरह के लिए बता रहा था और आगे रिलेशन वगैरह बनाने के लिए भी इनको बता रहा हूँ। तो ये बेटा आपकी पूरी कोर्स आउटलाइन है। इस कोर्स आउटलाइन में ये जो चीज मैंने बनाई है ये कहलाती है चॉम्स्की हायरार्की। चॉम्स्की, CHOMSKY, चॉम्स्की हायरार्की। सही है बेटा? जी, चॉम्स्की हायरार्की कहलाती है। क्या कहलाता है? ये क्या कहलाती है? चॉम्स्की हायरार्की। तो ये बड़ी क्लासिकल डायग्राम है जिससे आपको समझ में आ जाता है। इस कोर्स में हम पढ़ते क्या है? अब वापस आते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज, फाइनाइट ऑटोमेटा। तो मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था कि आपको लैंग्वेजेस दी जाएंगी, आपको उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना पड़ेगा। अगर आपकी लैंग्वेज रेगुलर नहीं है और कॉन्टेक्स्ट फ्री है तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? PDA बनाना पड़ेगा। अगर आपकी लैंग्वेज रिकर्सिव इन्यूमरेबल सेट्स है तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? ट्यूरिंग मशीन बनानी पड़ेगी। तो ये डिफरेंट आपने इस कोर्स में पढ़ना है। जनरेटर का मतलब होता है बना देना। एक लैंग्वेज बन गई, अब एक स्ट्रिंग आएगा उस लैंग्वेज का और एक्सेप्ट करके बताना है यस या नो। अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल, तो जनरेटर भी सिर्फ RG यूज करेंगे या CFG भी कर सकते हैं? इट डिपेंड्स। मैं जब आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको रेगुलर लैंग्वेज बनाना सिखाऊंगा और सब कॉन्टेक्स्ट फ्री भी सिखाऊंगा। जब आप अगर एक चीज और होती है रेगुलर एक्सप्रेशन, वो भी इसके अंदर मौजूद है, अभी मैं ला रहा हूँ उसको आपको, ठीक है? रेगुलर एक्सप्रेशन की होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका ना पूरा कोर्स आउटलाइन है जो कि आपने करनी है। सब चीजें नहीं पढ़ते इसमें, हम ये नहीं पढ़ते, ये नहीं पढ़ते। मतलब अगर मैं मार्कर से लिखूँ ये नहीं पढ़ते, ये नहीं पढ़ते, हम ये नहीं पढ़ते, ये नहीं पढ़ते, ये नहीं पढ़ते, ठीक है? बाकी सब पढ़ लेते ऑलमोस्ट। तो हमारा मेन फोकस इन पे होता है शुरू में काफी
जब स्टूडेंट को ये समझ में आ जाता है 4-5 हफ्तों में, उसके बाद ये कोई मसला ही नहीं है, इन चीज़ों का कोई मसला नहीं है। ठीक है, रीडिंग मशीन तो एक क्लास होती है, स्टूडेंट को 2-3 एग्जाम्पल करवा देते हैं और बिल्कुल उसके बाद स्टूडेंट इतना एक्सपर्ट हो जाता है। 7-8 क्लासेस के बाद स्टूडेंट इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि उसको ना प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन शुरू में बेसिक क्रिएट करने में, जैसे आज पहली क्लास नहीं, आपको सिर्फ ये बताने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है कि ये कोर्स में हम पढ़ेंगे तो। ठीक है, समीन जो कह रही है बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यू कैन से। अच्छा जी, ये कोर्स लॉजिकल है, डेफिनेटली आपके स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। और जिस तरह से प्रोग्रामिंग आप करते हैं, डिफरेंट स्किल्स, हर प्रोग्राम में न्यू लॉजिक, इस तरीके से यहाँ पर भी आपको डिफरेंट लॉजिक बनाने पड़ते हैं। खैर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, तो प्रॉब्लम तो इंशाल्लाह नहीं होगी। अब ये देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा जो आपने एक वर्ड देखा था, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है, जिन लोगों को थोड़ा सा तजस्सुस हो रहा था उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि अब हमें इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, मुझे लिखा था एक सर्किट में लिखा था ना फाइनाइट ऑटोमेटा, वो उसके अंदर क्या क्या था वो बता दूंगा आपको। फाइनाइट ऑटोमेटा भी आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका विद आउटपुट और एक होता है आपका विदाउट आउटपुट। इसकी भी दो कैटेगरीज है, एक होता है विद आउटपुट और एक होता है विदाउट आउटपुट। अच्छा जी, विद आउटपुट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मूरे मशीन, एक होता है मीले मशीन। मशीन होती है डिफरेंट, मूरे मशीन एंड मीले मशीन। उसी तरीके से जो विद आउटपुट और विदाउट आउटपुट होता है वो भी दो तरीके के होते हैं, एक कहलाता है आपका डीएफए और एक कहलाता है आपका एनएफए। डीएफए की फुल फॉर्म है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और एनएफए की फुल फॉर्म है नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डीएफए की फुल फॉर्म क्या है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और एनएफए की फुल फॉर्म क्या है, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपके पास ना काफी सारी चीजें हैं। तो अगेन दो क्लासेस इसमें लगा लें, तीन एक इसमें लगा लें, एक पूरी इसमें लगा लें, तो तकरीबन 5 से 6 क्लासेस तो फाइनाइट ऑटोमेटा को खोल के पूरी समझाने में लग जाती है। इनकी पावर भी सेम होती है। पावर सेम का मतलब क्या होता है, जो काम ये कर सकते हैं वही काम ये कर सकते हैं। इनका काम क्या है याद रख लें कि एक्सेप्ट करके बताते हैं यस या नो। फाइनाइट ऑटोमेटा का काम क्या है कि किसी भी लैंग्वेज के लिए डिजाइन होते हैं और आपको एक्सेप्ट करके बताते हैं यस या नो। तो इनकी पावर भी सेम है, तो इसका मतलब है अगर आपने ये बना लिया है, इनकी पावर सेम है, तो फिर इसमें कन्वर्जन भी सीखते हैं आप। कन्वर्जन क्या होती है, एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्जन क्या होती है, आपको एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना होता है, या मूरे को मीले में कन्वर्ट करना होता है, या मीले को मूरे में। ठीक है, कन्वर्जन है। तो ये पूरा ना आप इसमें कोर्स में तमाम चीजें पढ़ते हैं। तो ये सिर्फ यही पोर्शन आपका 6 वीक का है, कम से कम 6 वीक का है, और ऑनलाइन में तो ये 6 वीक लेता ही है। कोर्स आउटलाइन मैंने अपलोड कर दी है, वहाँ देख लिया आप लोग जाके प्लीज कि क्या चीज़ें हैं। तो कम से कम 6 वीक लग जाते हैं इसमें। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर एक चीज और है, वो ये है कि वो जो रेगुलर लैंग्वेज लिखी थी, जो रेगुलर लैंग्वेज लिखी थी मैंने RL, उससे भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है भाई, कि एक तो आप बना रहे हैं रेगुलर ग्रामर, ठीक है, ये क्या है जनरेटर। फिर आप बना रहे हैं एक्सेप्टर, वो क्या था जो भी आपने देखा, फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, ये जनरेटर हो गया, वो एक्सेप्टर हो गया। एक और चीज होती है रेगुलर लैंग्वेज के लिए, वो कहलाती है रेगुलर एक्सप्रेशन। ये कहती है बेसिकली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन RE, ये शायद आपने कहीं सुना हो या ना भी सुना हो, बड़ा आसान टॉपिक है ये इस कोर्स का। रेगुलर एक्सप्रेशंस ये बेसिकली क्या होती है, RE, इट्स अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी लैंग्वेज। मैथमेटिकली
आप किसी भी लैंग्वेज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कहलाती है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये भी एक आपका टॉपिक है छोटा सा, एक दिन का, मतलब एक क्लास का। 6-7 वीक लग जाते हैं आपको सिर्फ फाइनाइट ऑटोमेटा को खोल के समझने में। और लेकिन जब उसको आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो उसके बाद ये होता है कि आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। सही? कोई सवाल है यहाँ पर? अब अगर कोई सवाल नहीं है तो हम इंशाल्लाह DFA देखते हैं कि वो कैसा दिखता है और उससे आप क्या काम कर सकते हैं और क्या क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ है, उसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। जब आपको उसका यूज़ समझ में आ जाएगा, उसकी डिफरेंट चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो फिर हम उसको डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो किसी भी लैंग्वेज के लिए हमें DFA दिया जाएगा और हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बता दीजिए। अभी सिर्फ आपने ये सीखा है कि लैंग्वेज क्या होती है बस, और कुछ भी नहीं सीखा, ना आपने कोई चीज़ लिखनी है अपने पास, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होती है। आई बिलीव कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज क्या होती है। एनी क्वेश्चन? सिर्फ आपने 2 घंटे की क्लास में इंट्रोडक्शन के अलावा सिर्फ ये पिक किया है कि लैंग्वेजेस क्या होती हैं। कोई भी लैंग्वेज दी जाती है उसके लिए आपके पास इंपॉर्टेंट क्या होता है? सिग्मा इंपॉर्टेंट होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? सिग्मा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको गिवन होता है। उस सिग्मा पे आपको एक पैटर्न दिया जाता है, उस पैटर्न के हिसाब से आप डिफरेंट स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, वो होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। दोनों केसेस में हमें लैंग्वेज के लिए क्या बनाना है? एक ऑटोमेटा बनाना है। तो जब हम ऑटोमेटा बना लेते हैं तो उस पर एक स्ट्रिंग इनपुट देके ये चेक किया जाता है कि ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं करता। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। इसके प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इस कोर्स के जो टॉपिक हैं वही इसके प्रोजेक्ट होते हैं। इसके अलावा अगर स्टूडेंट इसके अलावा कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाना चाहे तो मोस्ट वेलकम, लेकिन यूजुअली इस कोर्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं टॉपिक से ही निकलते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। यहाँ पर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, किसी का भी कोई सवाल है। एनी क्वेश्चन? MCS के लोग मौजूद हैं क्लास में? एक इमाद है, एक सलमान है। MCS एक इमाद है, एक सलमान है, और कौन है? अच्छा जी, अरे मेरे साथ चलना यार, कोई मसला थोड़ी है।